अ, मेरी तरफ से सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज 1 नवंबर है। आज से 37 साल पहले इस शहर में, दिल्ली में, जहां पे मैं बैठा हूं, यहां पे ऐसे हालत थे कि सिखों को घरों में ढूंढ ढूंढ के, निकाल निकाल के मारा जा रहा था। बसों से, कारों में रोक के मारा जा रहा था। ट्रेन में से निकाल के मारा जा रहा था। और मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि आज की जो जनरेशन है वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि दिल्ली जैसे शहर में कभी ऐसे हालत हो सकते हैं और हुए होंगे। आज मैं आपको लेके जाना चाहता हूं 37 साल पीछे। 37 साल पहले इसी दिन, इसी टाइम पे दिल्ली शहर के क्या हालत थे। आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं, वो दृश्य दिखाना चाहता हूं, ताकि जो नई जनरेशन वो जरा जो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो देखेंगे जो सब कुछ दिल्ली में हुआ है। पहले तो एक बात बता दूं आपको कि इन 3 दिनों में, पहली, दूसरी, तीसरी नवंबर को 3 दिनों में दिल्ली में, मैं रिमोट एरिया की बात नहीं कर रहा, दिल्ली में जितने सिखों को मारा गया उनकी काउंटिंग ही नहीं की गई। 3 साल के बाद जब मिश्रा कमीशन ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि आप काउंट तो करोगे कितने सिखों को आपने मार दिया, 3 साल के बाद अगस्त 1987 में जाके होम सेक्रेटरी थे आहूजा कमेटी की रिपोर्ट आई। वो भी मिश्रा कमीशन जो चीफ जस्टिस से बने सुप्रीम कोर्ट के, उनके डायरेक्शन के बाद सिखों की तो ये वैल्यू थी वहां राजीव गांधी सरकार में कि इनकी तो गिनती करने की जरूरत ही नहीं है, जितने मरे मरने तो कोई बात नहीं। ये हालत बल्कि ऐसे थे। आजकल की जो कांग्रेस, अपने आप को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस, ये अंदर से कितनी सेकुलर है और थी, और ये आपको साफ यहां से जाहिर हो जाएगा। ये पहले ये स्टेटमेंट आई 1 महीने के बाद, तकरीबन नवंबर में होम सेक्रेटरी की ये स्टेटमेंट आई, होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि सारे इंडिया में 650 सिखों को मारा है, सारे इंडिया में चले। 1 महीने के बाद ये 650 का फिक्र दे रहे हैं। उसके बाद जाके मिश्रा कमीशन जब अपॉइंट हुआ, मिश्रा कमीशन के आगे पुलिस ने आके फिगर दी 1 साल के बाद, 1 साल के बाद पुलिस ने फिगर दी 1419 सिखों को मारा है। 1 साल के बाद पुलिस ने फिगर दी। तो हमने अपनी जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की सब जगह से, तो हमने मिश्रा कमीशन जो अपॉइंट हुआ था, मिश्रा कमीशन में हमने अपनी रिपोर्ट फाइल की, और जिस रिपोर्ट में हमने 3870 सिखों के नाम दिए कि ये 3870 सिखों को मारा है दिल्ली में। तो उसके बाद मिश्रा कमीशन ने डायरेक्ट किया इनको कि आप अपनी फिगर नहीं दे सकते, इनकी लिस्ट को वेरीफाई करो। तो ये उसके बाद ये आहूजा कमेटी बनी। अगस्त जाके अगस्त 1987, 3 साल के बाद ये गवर्नमेंट ये फिगर लेके सामने आई कि 2733 की फिगर गवर्नमेंट लेके आई, जो कि फिगर कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि बीच में से बहुत से ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने माना ही नहीं, जिन्होंने, पर गवर्नमेंट की फिगर ये आई। बल्कि ये हालत ये उस टाइम राजीव गांधी की सरकार की, अगर जो मर गए तो मर गए, भूल जाओ, बात ही ना करो, उनकी ये हालत थी। और अब मैं जाता हूं वहीं 1 नवंबर और 31 अक्टूबर, ये जो दिल्ली में ये जो शुरू हुआ, तब के से मैं आता हूं। 31 अक्टूबर को दिल्ली में बिल्कुल शांति थी शाम तक। 31 अक्टूबर को कलकत्ता में राजीव गांधी था।
राजीव गांधी जब वहां से निकले तो कलकत्ता में दोपहर के टाइम पे 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद वहां पे ऑब्वियसली इसने इंस्ट्रक्शन दी होगी, इसकी इंस्ट्रक्शन पे वहां पे ये वायलेंस शुरू हो गई, वहां पे हिंसा शुरू हो गई। तो ज्योति बासु वहां के चीफ मिनिस्टर थे, शाम तक उन्होंने कलकत्ता को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद कलकत्ता में थोड़ा सा बर्धमान में हुआ, आसनसोल में हुआ, वेस्ट बंगाल में, जो कि वेस्ट बंगाल एक बहुत ही वोलाटाइल स्टेट है, बहुत वोलाटाइल है, वहां पे वायलेंस बड़ी जल्दी फैलती है, मगर उसके बाद वहां पे कुछ नहीं हुआ। दिल्ली एक बहुत ही शांत शहर है। दिल्ली में एक तरह से कोई भी चीज भड़काने के लिए, वायलेंस कोई भड़काने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, इतने आराम से नहीं होता। ये सबको मालूम हो गया था 31 अक्टूबर को दोपहर तक। ये पेपर्स के, न्यूज़पेपर के एडिशन भी स्पेशल आ गए थे उन दिनों में। टीवी तो सिर्फ एक होता था, दूरदर्शन, रेडियो भी सिर्फ एक होता था, ऑल इंडिया रेडियो। न्यूज़पेपर जो मेन थे वो निकलते थे वो सुबह के टाइम पे, कोई टेलीफोन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। एक इवनिंग न्यूज़पेपर निकलता था, शाम को 4 बजे के करीब आता था। तो ये न्यूज़पेपर ने अपने स्पेशल एडिशन शाम को निकाले और वहां पे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी इज नो मोर। तो ये तकरीबन दोपहर के टाइम पे 2-2:30 बजे के करीब ये ऑल इंडिया रेडियो ने भी कह दिया और जो दूरदर्शन टीवी में भी, और सबको मालूम हो गया था। मगर शाम तक वहां पे दिल्ली में कोई हिंसा नहीं थी। जो सिख थे वो घूम रहे थे, सड़कों पे घूम रहे थे, और दिल्ली में ज्यादातर सिख कांग्रेस के सपोर्टर थे, और ज्यादातर सिखों के एरिया में बहुत ज्यादा एक तरह से मायूसी थी ये कि ये जो इंदिरा गांधी की डेथ हो गई है कई एरियो में। तो ये यहाँ पे शाम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह थे। शाम को 4:30 बजे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो फॉरेन गए हुए थे, अफ्रीका में थे, वापस आए। तो जब वापस आए तो वापस आने के बाद उनका जो कैवलकेड था वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां मिसेस गांधी की बॉडी पड़ी थी, वहां पे गया। जब वो तकरीबन 4:30-4:45 के करीब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के पास पहुंचे तो वहां पे एक छोटा सा ग्रुप, 25-30 लोगों का ग्रुप, उन्होंने प्रेसिडेंट के जो कैवलकेड था, उसका काफिला था, उसके ऊपर अटैक किया। उसको अटैक करके प्रेसिडेंट की जो कार थी, प्रेसिडेंट की कार के शीशे तोड़ दिए। प्रेसिडेंट की कार के बिल्कुल जो पीछे उसके सेक्रेटरी की कार थी, ये त्रिलोचन सिंह जो बाद में मिनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने, उस टाइम प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी थे, उनकी कार थी। उनकी कार के शीशे तोड़ के जलती हुई मिसालें उनकी कार में फेंक दी। उसने अपने ड्राइवर को कहा कि तुम भाग जाओ। उन्होंने कार निकाल के वो भाग गए। इन्होंने प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक किया। ये प्रेसिडेंट की कार की फोटो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये प्रेसिडेंट की कार है, ये प्रेसिडेंट की कार का शीशा टूटा हुआ। ये आदमी, ये देखिए, ये भी टूटा है, ये टूटा हुआ है। ये आदमी पास में खड़ के वो शीशे को निखार रहा है, ये टूटा हुआ है। ये फोटो, ये मेरी बुक थी वैन ए ट्री शुड दिल्ली, जो 2007 में मैंने लिखी थी, ये जो नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनी, उसमें ये फोटो ये दी हुई है, प्रेसिडेंट की कार के शीशे टूटे हुए। और इसके साथ इन्होंने जो प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड था उसका सिर फाड़ दिया, वो क्योंकि वो भी सिख था। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जब प्रेसिडेंट एंटर किए तब अटैक हुआ। जब वो वापस आए 15-20 मिनट के बाद फिर दूसरी बार फिर अटैक हुआ, और इस इंसिडेंट की कोई भी FIR रजिस्टर ही नहीं की। किसी को पकड़ना था, अरेस्ट तो क्या करना, FIR तक नहीं रजिस्टर की, जबकि प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड का सिर पड़ा, उसकी कार के शीशे तक तोड़े। अब ये हालत देख लो, ये वहां की हालत थी। इस एक इंसिडेंट से उस टाइम की जो कांग्रेस थी, उन्होंने सारे देश में एक मैसेज बड़ा क्लियर भेज दिया, 3 मैसेज। पहला मैसेज कि कोई भी सिख छोड़ना नहीं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी पोजीशन पे हो, ये सिखों से बदला लेना है, सिखों को छोड़ना नहीं। दूसरा मैसेज पुलिस को कि जब सिखों के ऊपर अटैक हो रहा है, आपने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना। अगर प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक नहीं पुलिस रोक रही, वहां पे पुलिस लार्ज जो मौजूद है
बहुत बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। जब प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक नहीं पुलिस रोक रही तो बाकी आम सिखों के ऊपर क्या रोकेगी। तीसरा मैसेज ये जो दंगई थे उनको कि पुलिस जितनी मर्जी खड़ी है, आपने डरना नहीं, वो आपकी मदद के लिए है, पुलिस से नहीं डरना, तो आप सिखों को छोड़ना नहीं। ये मैसेज सारे देश में इन्होंने यहां से पहुंचाया। और उसी रात शाम को एक्चुअल ये प्रेसिडेंट को टेरराइज करना चाहते थे कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना, नहीं तो देख तेरा हश्र क्या होगा। बल्कि ये जहां तक ये हाल, उसके बाद शाम को उसी दिन 6:30 के करीब ये राजीव गांधी को पोस्ट दी गई। ये वहां की फोटो का प्रेसिडेंट हाउस की। ये HKL भगत जो मेन यहाँ का क्यूज था, जिसने सारा कुछ ये किया, ये सज्जन कुमार और टाइटलर तो उसके चेले थे, वो उसके साथ बैठा है। HKL भगत को भी साथ में मंत्री बनाया गया। उस दिन सिर्फ 4 मंत्री बनाए थे उस दिन जाके। 31 तारीख को शाम को कोई दिल्ली में ज्यादा नहीं हुआ। ये जो हुआ ये वायलेंस फिर ये शुरू हुई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के क्रॉसिंग से, INA से। यहां से मॉब निकला। ये मॉब अर्जुन दास जो काउंसलर था कांग्रेस का, उसका ब्रदर, और वो इस मॉब को लीड कर रहा था। बाद में मिलिटेंट्स ने अर्जुन दास को मार दिया, मारा भी था इसीलिए क्योंकि वो मॉब को लीड कर रहा था। तो ये जो वो मॉब ने वहां से निकला, एक मॉब निकला ये साउथ एक्सटेंशन डिफेंस कॉलोनी की तरफ, दूसरा मॉब निकला पृथ्वीराज रोड की तरफ, तीसरा मॉब निकला सफदर एनक्लेव की तरफ। तो उसी मॉब ने आगे लगाई। दिल्ली में बाकी ज्यादा नहीं हुआ, सब्जी मंडी में हुआ, जहां एक स्कूल बस्ती वो ट्रांस जमुना में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा कम हुआ। सब्जी मंडी में जब हुआ, सब्जी मंडी में जब उन्होंने अटैक किया तो वहां पे एक SHO और ACP दोनों सरदार थे। उन्होंने मॉब को कंट्रोल कर लिया। सब्जी मंडी ट्रैक्टर का, जगदीश ट्रैक्टर का इलाका है, और जगदीश ट्रैक्टर का जो मॉब था जो वहां पे अटैक कर रहा था, उन्होंने मॉब को कंट्रोल किया और उन्होंने मैसेज भेजा कि हमें शूट एट साइट के ऑर्डर दिए जाए, गोली चलाने के ऑर्डर दिए जाए मॉब को कंट्रोल करने के लिए। और वापस में ऑर्डर क्या आए कि आप अपना चार्ज, आप दोनों के दोनों रिलीव किए जाते हो, आप अपना चार्ज इसको हैंड ओवर कर दो। एक नया SHO और एक नया ACP वहां पे भेज दिया, उनको साइड पे कर दिया, क्योंकि मॉब को तो कंट्रोल नहीं करना, मॉब को तो रादर उकसाना है। 1 तारीख शाम को यहाँ पे सारी दिल्ली में फिर इन्होंने मीटिंग्स की, कांग्रेस वालों ने प्लान की कि कैसे कैसे करना है। पार्ट ऑफ द प्लान था कि सबसे पहले गुरुद्वारे को अटैक करना, क्योंकि नहीं तो सिख इकट्ठे हो जाएंगे गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे में इकट्ठे हो गए तो ये मुकाबला करेंगे, मुकाबला करने में तो सिख बहुत तेज है, तो इसलिए सबसे पहले गुरुद्वारे में अटैक करो। पुलिस जाके सिखों को एश्योरेंस देगी कि हम आपको बचाएंगे, आप घरों के अंदर बैठ रहो, हम बैठे हैं। तो वो पुलिस एश्योरेंस देकर उनको घरों में भेज देगी जगह जगह पे, और उसके बाद उनको घरों में बैठे बैठे उनके ऊपर जाके अटैक करके उनको मारो। यही मोडस ऑपरेंडी फॉलो की गई। 1 तारीख रात को सिखों के घरों की लिस्टें बांटी गई। ये जो सिखों के घरों की लिस्टें जो हमें बाद में पता चला जो आई है, ये गुरुद्वारा कम्युनिटी के जो इलेक्शन थे उसकी जो वोटर लिस्ट थी वो बांटी इन्होंने। और वो वोटर लिस्ट जब इन्होंने सबको बांट दी कि ये जाके अटैक करो, अब वो वोटर लिस्ट सिखों के पास है, गुरुद्वारे के पास है, जहां सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। तो वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड से वोटर लिस्ट निकाल के वो बांटी गई कि ये सिखों के घर हैं, जहां जहां पे जाके अटैक करो। बल्कि इनको जहां तक पूरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी, तो शोक विहार में एक वो कांग्रेस काउंसलर था, दीप चंद बंधु शायद नाम था उसका, वहां वो मॉब को लीड कर रहा था। और कहते वो मॉब वहां पे मनमोहन सिंह का घर था। मनमोहन सिंह उस टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं। उनका घर था अशोक विहार में। वो बॉम्बे में पोस्टर थे, उनके घर पे उनका दामाद था, उनका दामाद हिंदू है। मॉब ने आके उनके घर के ऊपर अटैक किया, तो वो जो उनका हिंदू दामाद जो बाहर खड़ा हो गया, कहता ये तो मेरा घर है, मैं रहता हूं। उन्हें लिस्ट निकाल के दिखाई कि हमारी लिस्ट में तो ये सरदार का घर है। उन्होंने कहा नहीं, ये सरदार का नहीं है, ये तो मेरा घर है, मैं रहता हूं।
बल्कि यहां तक इनके पास इंफॉर्मेशन थी। ये मनमोहन सिंह की डॉक्टर ने जो बुक लिखी है, बुक में ये बात अभी पता चली है, तकरीबन जब ये प्राइम मिनिस्टर के तब की बात है, ये 8-9-10 साल पुरानी बात है। उस बुक में उसने लिखा है कि अगर मेरा हस्बैंड वहां पे घर के बाहर खड़ा होके ना बचाता घर को, के कहता कि मैं हूं, तो ये मॉब मनमोहन सिंह के घर को भी जलाते थे। यहां तक ये हाल था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1 तारीख रात को रॉड्स बांटी गई, एक इतने साइज की रॉड्स थी सब जगह। 1 तारीख की रात को ये हरियाणा आर्म कांस्टेबलरी मधुबन से, वहां से जो आर्म्ड इनके सिविल्स में इनके जो वहां पे कमांडो थे उनको लाया गया। हर मॉब के आगे कमांडो होता था, ताकि कहीं पे सिख रजिस्टर करें तो कमांडो उसको अटैक करें। 1 तारीख को हर मॉब के आगे एक्सपर्ट लोग दिए गए जो लॉक तोड़ने में एक्सपर्ट थे। अब बड़े बड़े जो शटर हैं, जो शोरूम के बड़े शटर हैं, उसको तोड़ने में एक घंटा लग जाता है। तो वो लोग ऐसे एक्सपर्ट थे और उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे कि वो बड़े से बड़ा शटर का भी लॉक वो 2-3 मिनट में तोड़ के आगे निकल जाते थे, और वो लूटने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो जो लोग थे आगे आगे वो शटर तोड़ रहे थे, आगे मॉब के चल रहे थे। कहीं पे कोई सिख रजिस्टर कर रहा हो, जहां जो कि सिखा था उसको मारना, उनका काम ये था। पीछे लोग थे लूटने वाले, वो लूटते थे, लूटने के बाद पीछे आते थे आग जलाने वाले, वो आग लगाते थे। और वो आग लगाने वालों के पास एक स्पेशल पाउडर था। वो पाउडर को ऐसे फेंक दो ना, यहां पे इस टेबल पे फेंक दो, तो जब भी वो हवा में आता है ना, ऑक्सीजन से मिक्स होता है, तो उसको आग लग जाती है, ऐसे टेबल को आग लग जाएगी वो। और वो पाउडर सिर्फ एक्सपर्ट आदमी यूज कर सकता है, जो मेरे जैसा जिसको नहीं पता वो तो अपने हाथ से डाले उसको यूज करने। वो लोग थे साथ में, वो एक्सपर्ट लोग जो वो पाउडर फेंकते थे, पाउडर फेंक के एकदम वहां पे आग लगाते थे। तो ये पूरे का पूरे ऑर्गेनाइज्ड गैंग 1 नवंबर सुबह सारी दिल्ली में शुरू हुए। पहले जाके गुरुद्वारों पे अटैक किया, गुरुद्वारों को जलाया, पुलिस उनके साथ थी। जहां पे सिख रजिस्टर करते थे वो जाके पुलिस उनको, सिखों को बोलती थी कि आप अंदर जाओ, हम हैं, हम बचा लेंगे, हम आप उनको घरों में भेज देती थी। तो बाद में मॉब ये अटैक करता था। अब मैं आपको बताता हूं त्रिलोकपुरी की स्टोरी। त्रिलोकपुरी एक ऐसा इलाका है जहां पे लुबाने सिख रहते थे, वो राजस्थान से आए हैं, वो पंजाबी जानते भी नहीं है, पंजाबी बोलते नहीं, पंजाब में उनके कोई लिंक भी नहीं थे बिल्कुल ही। और वो छोटे छोटे काम करते थे, जो मंजे बुनने का काम या रिक्शा चलाने का काम, छोटे छोटे काम करते थे। और वो सारे के सारे ही कांग्रेस के सपोर्टर थे। और जो HKL भगत को ही वोटें डालते थे। HKL भगत वहां का उस वक्त MP था उस एरिया का, वो जो। तो 1 तारीख सुबह इन्होंने वहां पे जो एक गुरुद्वारा था उसके ऊपर अटैक किया मॉब ने। तो ये 2 ब्लॉक थे, 30 ब्लॉक और 32 ब्लॉक। 30 और 32 ब्लॉक में ये रहते थे लुबानी सिख। इन्होंने जब अटैक किया तो अंदर से वो सिख इकट्ठे होके आ गए, गुरुद्वारे के सामने खड़े हो गए, बहुत बड़ा मॉब। वो सब सिखों के हाथ में तलवारें दिखी तो कोई पास नहीं जा रहा था। उधर से पुलिस आई, SHO और उसके साथ पूरी पुलिस फोर्स। इन्होंने सिखों को कहा कि तुम अपने घरों में जाओ। उन्होंने कहता कि हम नहीं जाते। इन्होंने कहा मॉब को हम भगाते हैं, मॉब को बोल दिया पीछे हो जाओ। सिखों को जब वो नहीं गए तो SHO ने उनकी तरफ बंदूकें सीधी कर ली कि हम गोली चला देंगे अगर आप नहीं गए। उनको घरों में भेज दिया, उनकी कृपानें ले ली, घरों में अंदर भेज के उनको। तो मॉब को पुलिस ने गाइड किया कि आप ऐसे अटैक करो, गुरुद्वारे की तरफ से ना अटैक करो। मॉब को चारों तरफ से मॉब से अटैक करा के उनको घर पे बैठे बैठे घर पे उनको ये मारा। और वहां पे 2 ब्लॉक में 400 सिखों को मारा है, 400 सिखों को 2 ब्लॉक में, सिर्फ 31 और 32 ब्लॉक में। और साथ में उसके साथ वाले एरिया का हाल देख लो। उसके साथ वाला एरिया था कल्याणपुरी। कल्याणपुरी में सिकलीगढ़ सिख है। जो सिकलीगढ़ है ना, वो सिख हैं, वो गुरु साहब के टाइम पे हथियार बनाते हैं और उनका ट्रेडिशन है फैमिली में घर में हथियार रखना।
तो वहां पे जो उनका वहां का काउंसलर था डॉक्टर अशोक, उसने मॉब लेके आया और उसने अटैक किया। जब उसने मॉब ने अटैक किया, उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल ली, और जब बंदूकें निकाली तो मॉब पास नहीं जा पाया। जब बिल्कुल पास नहीं गया तो उन्होंने आके पुलिस को बोला। वहां पे पुलिस बड़ी फोर्स में गई, जाके जितनी बंदूकें थी वहां पे 25 लाइसेंस्ड बंदूकें थी उनके पास, वो 25 की 25 लाइसेंस्ड बंदूकें उनके घरों में से जाके उनसे सीज करके ले। जब वो सीज करके पुलिस आ गई तो मॉब ने अटैक कर दिया। फिर जब सेकंड टाइम मॉब ने अटैक किया, उनके पास हथियार और भी थे, अनलाइसेंस्ड भी थे, तो उन्होंने वहां से गोली चला दी। अंदर से गोली चलाई तो मॉब में एक आदमी मर गया। वो एक आदमी मॉब में मरा, जो अटैक कर रहा है वो मरा, और उसको लेके इतना हंगामा हुआ सारी कांग्रेस में, पूरी की पूरी कांग्रेस हिल गई, सरकार हिल गई, डीसीपी वहां पहुंच गया, बड़ी 2 ट्रक पुलिस के लेके वहां पे पहुंच गया। तो लोकपुरी में कत्लेआम हो रहा है, 400 सिख मार दिए, इनको कोई टाइम नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। यहां पे वो मॉब में से वो भी जिसने अटैक किया उसमें से उनमें से एक मार गया, तो डीसीपी 2 ट्रक लेके वहां से पहुंच गया, और वहां पे जाकर करता क्या है, वो जो 25 सिख थे जो उनके मेन लोग थे, सारे के सारे उनको 25 को अरेस्ट करके मर्डर के चार्ज में उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद मॉब को इशारा कर दिया, मॉब ने जाके अटैक किया, और वहां पे कल्याणपुरी में 200 सिखों को मारा, 200 सिखों को मारा। और रात को वहां पे पार्क में लड़कियां बैठी थी, लाइट बिजली थी नहीं, लड़कियों को वहां पे पार्क में इकट्ठे करके बिठा लिया। रात को ये लालटेन और टॉर्चेस लेके आते थे, जो लड़की अच्छी लगती थी उसको ले जाते थे। ये वाला हाल। मॉब में से एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया। पुलिस का रिकॉर्ड शो कर रहा है, पुलिस का रिकॉर्ड 1 और 2 नवंबर को पूरी ईस्ट दिल्ली में, पूरी ईस्ट दिल्ली, यहां पे कल्याणपुर 26 लोगों को टोटल अरेस्ट किया पूरी ईस्ट दिल्ली में, और उनमें से 25 के सिख थे जो कल्याणपुरी से थे। जो एक 26वां था वो भी सिख था, राम सिंह था उसका नाम। उसके घर पे अटैक कर रहा था, वो अपने घर से बैठ के अपनी बंदूक से अपनी फैमिली को डिफेंड कर रहा था, 26 लोगों था। और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब जो फाइनल फिगर आई है, फाइनल फिगर के मुताबिक 1200 से ज्यादा सिखों को 1 नवंबर और 2 नवंबर को इस एरिया में, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मारा, और 26 के 26 लोग जिनको अरेस्ट किया सारे के सारे सिख थे, मर्डर चार्ज में उनको किया। और वो कितने दिन वो जेल रहे, और दंगइयों में से एक भी आदमी वहां पे जेल नहीं गया। ये हाल मैं 1 नवंबर की स्टोरी बता रहा हूं। उसके बाद आप 1 नवंबर को आ जाओ। एक बल्कि इन्होंने फिर हमारे पास ये एविडेंस है, हमने ये एविडेंस ले किया है कि पुलिस कंट्रोल रूम में एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठा था, उसने आके हमें एविडेंस बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम में कोई फोन आता था जहां सिखों को मार रहे हैं, लॉज नहीं करना, रिकॉर्ड ही नहीं करना, कोई रिकॉर्ड नहीं करना, लॉग बुक पे रिकॉर्ड नहीं करना। जहां पे मैसेज आता था जहां पे सिख अपने घर से बैठ के अपने आप को डिफेंड कर रहा है, उसी वक्त रिकॉर्ड करो, वो ऊपर भेजो, और बड़ी फोर्स में पुलिस वहां पे पहुंच जाती थी। सारी दिल्ली में यही हुआ। अब मैं स्टोरी आपको सुनाता हूं पटेल नगर, जो करोल बाग के साथ है, दिल्ली में, बिल्कुल दिल्ली के बीच में है। वहां पे एक ये ग्रुप कैप्टन मोहनवीर सिंह तलवार थे। ये आर्मी का रैंक है, ये कर्नल के इक्विवेलेंट होते हैं, सॉरी एयरफोर्स का रैंक है। ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स के ऑफिसर थे, और ये आर्मी के कर्नल के इक्विवेलेंट होता है ये ग्रुप कैप्टन का जो रैंक है। तो वो मोहनवीर सिंह तलवार परमवीर चक्र विनर थे, महावीर चक्र विनर थे। उनको महावीर चक्र, परमवीर से के साथ होता है महावीर चक्र, महावीर चक्र उनको मिला हुआ था, क्योंकि उन्होंने 71 की वार में
जो उन्होंने सियालकोट एयरपोर्ट पे अटैक किया था और आगरा का एयरपोर्ट उसने बचाया था। वो जो फौजी, वो जो फाइटर पायलट जिसने देश के लिए इतना किया कि उसको महावीर चक्र मिला, जब 1 नवंबर को ये कांग्रेस के गुंडों ने आके उसके घर के ऊपर अटैक किया, उसने पुलिस को लगातार फोन करता रहा, पुलिस आई नहीं, उसके ग्राउंड फ्लोर को आग लगा दी, वो फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए उसके लिए पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, उसके पास लाइसेंस गन थी, उसने अपने गन से गोली चलानी शुरू कर दी ताकि कोई पास ना आए। तो यहाँ पे मैसेज चला गया ऊपर तक कि ये एक सिख गोली चला रहा है अपने घर से। तो वहां पे 2 ट्रक सीआरपीएफ के, 2 ट्रक पुलिस के, वहां का डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर, और ये लॉग बुक, ये रिपोर्ट में आता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आता है, कमिश्नर को इन्होंने बुलाया था होम मिनिस्ट्री में। कमिश्नर होम मिनिस्ट्री में मीटिंग के लिए जा रहा था, तो रास्ते में कमिश्नर ने कहा है कि मुझे बीच में खबर मिली कि यहां पटेल नगर में एक सिख घर से गोली चला रहा है। तो वो होम मिनिस्ट्री की मीटिंग को छोड़ के होम मिनिस्टर को बोल के कि मैं पहले तुम्हारा काम वहां करके आता हूं, वो होम मिनिस्ट्री की मीटिंग को छोड़ के वहां पुलिस कमिश्नर खुद पहुंच गया और वहां पे पहुंच के किया क्या, वो जो ग्रुप कैप्टन मोहनवीर सिंह तलवार को गिरफ्तार किया, मर्डर चार्जेस में उसको अंदर किया और वो 1 महीना जेल में रहा। और जेल में इतना बुरा हाल कहते उसका किया, पूछो नहीं। और जब वो एसएचओ वहां का आया नानावती कमिश्नर के आगे, तो मैंने उसको कहा कि आपने मॉब, जब तो आप गए वहां पे मॉब था, कहता था। तो मैंने कहा मॉब में से किसको अरेस्ट किया, किसको अरेस्ट नहीं किया। मैं क्यों नहीं किया, कहता वी वर आउट नंबर्ड। अब ये देखो, अकेला वो ग्रुप कैप्टन तलवार, अकेला सिख, वो मॉब के लिए एनफ है। 2000 का मॉब था, मॉब के लिए एक ही एनफ है, मॉब पास नहीं लग रहा। पुलिस जाके उसको अरेस्ट करती है, उसको जेल में डालती है। 2 ट्रक सीआरपीएफ के, 2 ट्रक पुलिस के, वो मॉब के लिए वो कहते वी वर आउट नंबर, वी वर नॉट एनफ। एक भी आदमी मॉब को में से अरेस्ट नहीं किया, बल्कि राइट टू डिफेंस सिखों से इन्होंने छीन लिया था कि सिखों को कोई अपने आप को डिफेंड करने का भी राइट नहीं है। यही जो हालत है, ये मैं बता रहा हूं, इस टाइम तक वो तकरीबन यही टाइम था दोपहर का जब ये कुछ हो रहा था। और ये जगह जगह की, दिल्ली में हर इलाके की यही स्टोरी बनती है, यही स्टोरी बनती है, हर एरिया में यही स्टोरी बनती है। तो अगर ये एलेबोरेट करके मैं आपको बताऊं तो ये तो कई घंटे में भी ये कंप्लीट नहीं होगा। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि 1 नवंबर को इस टाइम दिल्ली में क्या हाल था। दिल्ली के हर एरिया में इस टाइम तक 1 नवंबर 1984 इस टाइम तक हर एरिया में मॉब पूरी तरह से घूम रहा था। हर मॉब के साथ पुलिस वाले थे। हर मॉब को पुलिस वाले, जहां पे कोई सिख रजिस्टर करता था, पुलिस आगे आके सिख को अरेस्ट करती थी और जाके घरों घरों में जा जाके सिखों को निकाल रहे थे, सिखों को मारना। इन्होंने तकरीबन पहले रजिस्टेंस खत्म करके, लूट मूट करके, ये 10-11 बजे मारना भी शुरू कर दिया। और वो पाउडर ऊपर फेंकते थे, जला हुआ टायर गले में डालते थे, डाल के पूरी की पूरी बॉडी जल जाए, ये हाल करते थे। ये दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन की फोटो है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सिखों की बॉडीज पड़ी है। ये है हालत, ये बॉडीज का हालत, जली हुई बॉडीज के सिर्फ टांगे और पैर ये बचे हैं, ये हाल था। और ये मैं आपको दिखाता हूं, ये 31 अक्टूबर शाम को ये पीछे एक बस में से निकाल के एक सरदार को, बेचारे उसके हाथ में सब्जी है, ये सब्जी का लिफाफा है सरदार जी के हाथ में, उसको बस में से निकाल के उसको ये मारते हुए शरिया। और यहां मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए,
ये पुलिस खड़ी है, ये पुलिस खड़ी है, पुलिस की प्रेजेंस में ये मोटरसाइकिल और इनको चला रहे हैं। ये इतनी तादाद में ये पुलिस घूम रही है, इतनी तलाश में पुलिस जहां पे घूम रही है। ये INA की फोटो है, 31 अक्टूबर की फोटो है। इतनी तादाद में पुलिस घूम रही है और पुलिस की प्रेजेंस में ये सब कुछ हो रहा है। दिल्ली का कनॉट प्लेस का एरिया तो सबने सुना ही होगा। कनॉट प्लेस दिल्ली का जैसे दिल है कनॉट प्लेस, ये हाल कनॉट प्लेस का है। मरीना होटल दिल्ली का बहुत मशहूर होटल है, पुराना होटल है। ये मरीना होटल के आग लगाई हुई, ये देखो, ये कनॉट प्लेस का एरिया है। ये कनॉट प्लेस के साथ लगता पहाड़गंज का एरिया है। ये पहाड़गंज में सानी पेंट ये शॉप का नाम था। ये वहां पे आग लगाई हुई। ये 2 भाई थे, ये शानी पेंट वाले। ये इनकी शॉप बंद थी। 1 नवंबर को सुबह इन्होंने कहा कि कैश पड़ा है, हम निकाल लें। वो कैश निकालने के लिए आए, उधर से मॉब ने अटैक कर दिया। और जब मॉब ने अटैक किया, उन्होंने शटर बंद कर लिया। उनका शटर इतना स्ट्रॉन्ग था कि शटर टूट नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया, पुलिस वाले साथ, पुलिस वालों ने खुद उनको, ये पड़ी है एक रेडी, इस रेडी के ऊपर ना लुक के वहां पे ये जो रोड बन रही थी, वहां से ये कार्टून ये लेके टारकोल वो लेके उससे उसको आग लगा के और वहां पे पेंट के आग लगा के रेडी से अंदर फेंका, क्योंकि उनके पास रिवॉल्वर था। वो अपने रिवॉल्वर से अंदर से गोली चला रहे थे, वो पास नहीं जा रहा था। तो ये वो जलते हुए वो ड्रम उनके फेंके ये, और उन भाइयों को अंदर ही चला दिया वहां पे। ये हाल, ये इस टाइम तक दिल्ली में पूरी तरह से इन्होंने रेजिस्टेंस खत्म कर दी थी, पूरी तरह से आग लगी थी। सिर्फ एक एरिया था दिल्ली में, यहां पे ये रेजिस्टेंस खत्म नहीं कर पाए, वहां पे वो एरिया बच गया। वो था जो कांग्रेस का MLA तरविंदर सिंह मारवा, उसका एरिया। ये आश्रम का एरिया है। यहाँ आश्रम के पास ये बाला साहब गुरुद्वारे की तरफ, इस तरफ ये हरिनगर आता है छोटा सा। तो वहां पे जब इन्होंने अटैक किया, तो वहां पे ये मारवा ने सिखों को इकट्ठा किया। सिखों को इकट्ठा करके उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। जब गोली चलानी शुरू की, इन्होंने पास नहीं आने दिया। पुलिस ने जाके उनको बहुत कहा कि आप बंदूक दे दो, मगर तरविंदर मारवा को मेरे का पता था, उसने बंदूकें सरेंडर नहीं की। उधर से रेलवे लाइन से इन्होंने ट्रेन रोक के, ट्रेन में से मथुरा में से जो लोगों को लेके आ रहे थे, उनसे भी अटैक करवाया। उनसे जब अटैक करवाया तो इन्होंने उनको भी नहीं पास आने दिया। 2 नवंबर तक वहां पे अटैक लगातार चलता रहा। 2 नवंबर तक अंदर बैठे सिख अपने आप को डिफेंड करते रहे। 2 नवंबर को बाई चांस एक आर्मी का ट्रक आ गया और पुलिस वाले सिखों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। आर्मी का ट्रक आ गया, उन्होंने आके वहां पे कैंप लगा के उनको बचाया। बाकी सभी जगह पे सिखों को इन्होंने धोखे से मारा, धोखा दे। पुलिस ने कहा कि हम आपको बचाएंगे और आप अंदर जाओ, उनको अंदर भेज दिया और बाद में उनसे उनके हथियार ले लिए और उनको निहत्ते करके मौत के हवाले कर दिया। ये मैं 1 नवंबर की स्टोरी बता रहा हूं आपको। अभी जो कुछ हुआ, जैसे जैसे हुआ 2 नवंबर का, वो कल को आपको पूरा 37 साल पहले 2 नवंबर 1984 की क्या सीन है, किस तरह से हुआ, ये मैं कल को आपको बताऊंगा 2 वाला। और 3 को क्या हुआ, ये मैं परसों आपको बताऊंगा। ये तीनों दिनों के कैसे कैसे क्या सीन था, दिल्ली में क्या हालत थी, ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये डिस्क्राइब की जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।